हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर मैरिया। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है गुप्त काल। कल हमने मौर्य काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित वे प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे: कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा अपना कुमारगुप्त प्रथम। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, कुमारगुप्त ने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया था। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि जो है महेंद्रादित्य थी। गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला गुप्त नरेश कुमारगुप्त को ही माना जाता है। कुमारगुप्त के समय में राजगिरी के पास बड़गांव में नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, स्थापना की गई थी, जिसको विश्व का पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय एवं एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल निम्न में से किस युग को कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे: मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को या कुषाण काल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा गुप्त काल को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या हिंदुत्व का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तों की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। जैसे देखिएगा, डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने इन्हें जाट या शूद्र मानते हैं। पंडित गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा इन्हें जो है चंद्रवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। किनको? गुप्त काल को। जो गुप्त काल के विद्वान हैं इन्होंने अलग अलग मत अपने दिए हैं। जैसे डॉक्टर के.पी. जो जायसवाल इन्हें गुप्तों को जाट या शूद्र मानते हैं। जो पंडित गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा इनके अनुसार जो गुप्त हैं ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार ये ब्राह्मण थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे: श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, गुप्त राजवंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त को माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम महाराज की उपाधि धारण की थी। जायसवाल व स्मिथ ने श्रीगुप्त को लिच्छियों का सामंत कहा है, जबकि गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक जो है समुद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का विशाल जो रूप है चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही सामने आता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, गुप्त संवत की शुरुआत निम्न में से किस गुप्त राजा के समय प्रारंभ किया गया था? मतलब गुप्त संवत है ये किस गुप्त राजा के समय प्रारंभ हुआ था? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और रामगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये होगा, देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त राजवंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम रजत चांदी के सिक्के चलाए और 319 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त संवत चलाया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया एवं राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। इसका राज्य जो है प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध अथवा बंगाल के कुछ भागों तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, भारत का नेपोलियन निम्न में से किस गुप्त राजा को कहा जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शन होंगे: चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को या कुमारगुप्त को। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। फादर हेरास ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त को अपने भाई कांच के विरुद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध करना पड़ा था। तो समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम जो है चंद्र प्रकाश भी था। इसकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था।
समुद्रगुप्त को इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने सामंत प्रणाली को जन्म दिया तथा वैष्णव धर्म का अन्वयी था। वह उसका राजचिन्ह गरुड़ था, तो वहीं उसको 100 युद्धों का विजेता भी माना गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि निम्न में से कौन था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चाणक्य, हरिसेन, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा हरिसेन। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त को धर्म का प्रचारी भी कहा गया है। यह प्रशस्ति जो है चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त अर्थात उत्तर भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। प्रथम चरण में 2 राजाओं को और द्वितीय चरण में 9 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त की जो इस नीति को जो है आर्यवर्त राज्य में प्रसवोद्धरण कहा गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किस गुप्त राजा ने कविराज, वीणावादक एवं अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, रामगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या कुमारगुप्त ने। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, देखिएगा। समुद्रगुप्त ने अपने समस्त विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। इस बात का पता जो है समुद्रगुप्त के सिक्कों से लगता है, जिसमें समुद्रगुप्त ने कविराज, वीणावादक अर्थात वीणा बजाने का शौकीन, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। बृहत्तर भारत का श्री गणेश जो है समुद्रगुप्त के समय ही माना जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। स्कंदगुप्त को सकरादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये वैष्णव धर्मावली मतलब वैष्णव जो है धर्म है, तथा इसने परम भागवत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो वहीं स्कंदगुप्त की तुलना जो है युधिष्ठिर से की जाती है। स्कंदगुप्त ने हुण जाति को बुरी तरह पराजित किया। तो वहीं स्कंदगुप्त एशिया व यूरोप का प्रथम योद्धा था जिसने इनको पराजित किया। हुणों पर विजय प्राप्ति का उल्लेख जो है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख में मिलता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, देखिए। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, स्कंदगुप्त के समय, हर्ष के समय और कुमारगुप्त के समय। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा, यह हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिएगा। फाहियान का जो मूल नाम था ये कुंग था, जिसका अर्थ है धर्माचार्य। चीनी यात्री फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री ने 399 से 411 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की। वह मध्य एशिया के स्थलीय मार्ग से भारत आया था। इसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन जो है फो क्यू किन नामक ग्रंथ में किया है। सेलोन की यात्रा जो है फाहियान द्वारा लिखित अन्य पुस्तक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, भारतीय आयुर्वेद का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, कालिदास को, धन्वंतरि को, वराहमिहिर को या घटकपर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना, ये हो जाएगा धन्वंतरि को। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, देखिएगा।
धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सम्मिलित थे। इन्हें भूगोल वैज्ञानिक, गणितज्ञ, चिकित्सक एवं भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता था। वराहमिहिर देखिए, ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सम्मिलित थे। इन्हें फलित ज्योतिषी का प्रणेता माना जाता था। नोट में देखिएगा, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के दिनार तथा चांदी के सिक्के रुपये कहलाते थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त प्रथम से और भानुगुप्त से। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा ये हो जाएगा अपना भानुगुप्त से। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भानुगुप्त के समय में एरन अभिलेख जो कि 510 ईसी पूर्व का अभिलेख है, से पता चलता है कि भानुगुप्त का सेनापति गोपराज हुणों के साथ युद्ध में मारा गया और इसकी पत्नी इसके साथ सती हो गई। इतिहासकार राय चौधरी महोदय ने इस युद्ध को जो है स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नोट में देखिएगा, एरन अभिलेख जो है वह सत्य प्रथा का प्रथम अभिलेख ये प्रमाण है और ये अभिलेख कब मिला था? 510 ईसी पूर्व में मिला था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में और सैंधव काल में। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा गुप्त काल में। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत में वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट रूप में सामने आता है क्योंकि गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ जो है ये गुप्त काल में माना जाता है। दशावतार मंदिर भारत का प्रथम मंदिर है जिसमें सीकर का प्रयोग किया गया। इसके सीकर की ऊंचाई जो है 12 मीटर है। भगवान शिव की एक मुख चतुर्मुखी मूर्ति एवं शिवलिंग का निर्माण जो है सर्वप्रथम गुप्त काल में ही माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते थे। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, विष्णु को, बुध को, सूर्य को या इंद्र को। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा विष्णु को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, गुप्त काल में हिंदू देवी देवताओं के अनेक मूर्तियां प्राप्त होती है। गुप्तकालीन साहित्यिक लेखों के विवरणों से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति जो है वो स्थापित की गई थी, जिसके सिर पर मुकुट, गले में हार पहने हुए दर्शाया गया है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी विष्णु को माना गया है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण से उत्तर भारत में नागर शैली का उद्भव और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का निर्माण तथा सुदूर दक्षिण में दोनों शैली के मिश्रण से बेसर शैली का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना, गुप्त काल का पहला मंदिर जिसमें सर्वप्रथम सीकर का प्रयोग किया गया था। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखिए लगभग 575 ईसी पूर्व में निर्मित उत्तर प्रदेश के लीलापुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। गुप्त काल के मंदिरों में सबसे सुंदर दशावतार का मंदिर है, जो भारत का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है जिसमें सीकर का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। तो इसका अपना जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा गुप्त काल से। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कला देखने को मिलती है। इस काल में भी मौर्य काल के समान गुफाओं का निर्माण किया गया है। इस काल की चित्रकला का उदाहरण महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता गुफा और मध्य प्रदेश की बाघ गुफा के रूप में मिलता है। इन गुहा स्थापत्य में बौद्ध गुफाएं भी सामने आती हैं, जिनमें अजंता गुफा की गुफा महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, गुप्त काल के किस शासक को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमारगुप्त को, रामगुप्त को या श्रीगुप्त को।
तो इसका जो अपना सही आंसर होगा ये हो जाएगा कुमारगुप्त को। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की तरह एवं गढ़वा जो अभिलेख है इसमें परम भागवत कहा गया है। इसके समय में चांदी के सिक्कों को ढेर जो कि बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए, इन सिक्कों की संख्या 623 है। इनमें मयूर शैली के सिक्के सर्वाधिक हैं, जो मध्य भारत में सर्वप्रथम कुमारगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। देखिए, गुप्त काल के किस शासक का काल जो है शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, श्री गुप्त का काल, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल, कुमारगुप्त का काल या स्कंदगुप्त का काल। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना यह हो जाएगा कुमारगुप्त का काल। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, कुमारगुप्त का लगभग 400 वर्ष का शासनकाल शांति एवं सुव्यवस्था का काल माना जाता है। कुमारगुप्त के समय में राजगिरी के पास बड़गांव में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है की स्थापना की गई थी, जो विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध एवं पुस्तकालय को धर्मयज्ञ कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी द्वारा 1191 में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, रामगुप्त को, स्कंदगुप्त को, बुद्धगुप्त को या भानुगुप्त को। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा स्कंदगुप्त को। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता था। इसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। यह पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी करने वाले अंतिम गुप्त शासक थे। इसने वर्षभ शैली के सिक्के जारी करवाए। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक वजनी सिक्के जो हैं स्कंदगुप्त के काल में मिले हैं, परंतु गुप्तकालीन सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट भी स्कंदगुप्त के काल में दिखाई देती है। नोट में देखिएगा, गढ़वा जो अभिलेख है ये स्कंद काल का अंतिम अभिलेख माना जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, उज्जैन, तक्षशिला, सारनाथ या प्रयाग। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना यह हो जाएगा उज्जैन। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के साथ उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। उज्जैन व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिसने पाटलिपुत्र को भी पीछे छोड़ दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, सांची का मंदिर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची नामक स्थान पर महास्तूप के पास स्थित मंदिर ये गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है, जो आकार में छोटा तथा यहाँ मंदिरों की संख्या 17 है, लेकिन मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए अपना, अगला क्वेश्चन है। देखिए, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 14, 15 एवं 16, 2, 3 एवं 4, 16, 17 एवं 19 या सभी गुफाओं का। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना यह हो जाएगा 16, 17 और 19। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अजंता की चित्रकला विश्व में सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी मानी जाती है। इसमें कुल 29 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें 3, 16वीं, 17वीं और जो 19वीं गुफा है यह गुप्त काल की मानी जाती है। इन गुफाओं में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन मिलता है। इन गुफाओं को सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में कुछ यूरोपियन सैनिकों ने खोजा था और 1824 ईस्वी में जनरल सर जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित करवाया था, जिसमें अजंता की चित्रकला को विश्व के सबसे दुर्लभ चित्र बताया गया है। गुप्त काल की जो 16वीं गुफा है यह मरणासन राजकुमारी का सबसे प्रसिद्ध और चित्र माना जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिएगा अजंता की गुफाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिएगा, अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से 52 किलोमीटर की दूरी पर अजंता नामक गांव के पास स्थित है। अजंता के नाम पर यह गुफाएं अजंता की गुफाएं कहलाती हैं। भागोरा नदी की घाटी में अवस्थित एक ऊंची पहाड़ी के ढाल को काटकर यह गुफाएं बनाई गई हैं। यह गुफाएं घोड़े के नाल के आकार की है
जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। अजंता की 9वीं व 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन है, जिनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है। एक चित्र राजकीय जुलूस का है, जिसमें राजा, रानी और बहुत से लोग सुसज्जित वेशभूषा में चलते हुए दिखाए गए हैं। प्रथम व दूसरी गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है फारस के राजदूत का है, जो चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में आया था। बाघ की गुफा का सर्वोत्तम चित्र सामूहिक नृत्यगान है। तो बाघ गुफा का सबसे पवित्र जो है प्रसिद्ध चित्र जो है ये स्त्री पुरुष का चक्राकार नृत्य है। बाघ गुफा की गुफा संख्या 2 को पांडवों की गुफा एवं गुफा संख्या 3 को जो है हाथियों की गुफा कहते हैं। तो गुफा संख्या 4 व 5 को सम्मिलित रूप से रंग महल कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग निम्न में से किस काल को माना जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को या कुषाण काल को। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा गुप्त काल को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय साहित्य का अतुलित विकास हुआ तथा नए विचारों एवं विभिन्न भाषाओं को आगे आने का मौका प्रदान किया गया। इस समय अंतिम रूप से रामायण महाभारत का संकलन एवं पुराणों का वर्तमान स्वरूप लिखा गया था। मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है। वहीं भारतीय दर्शन के इतिहास में गुप्त काल भाष्य रचना का काल कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना देखिए, गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिषी किसे कहा जाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्त को, वराहमिहिर को या कालिदास को। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना ये हो जाएगा आर्यभट्ट को। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, आर्यभट्ट पटना के निवासी थे, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। ये गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी दूरी पर घूमती है। इन्होंने सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की व पाई का मान जो है 3.14 बताया। 1975 ईस्वी में इनके नाम से ही देश का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योतिषी में जीवा का प्रयोग किया। आगे देखिए, गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखिएगा, 64 खानों और 32 मोहरों वाले शतरंज खेल की शुरुआत जो है भारत में गुप्त काल में हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में हिंदू मंदिरों के निर्माण की शुरुआत जो है यह गुप्त काल से मानी जाती है। आगे देखिएगा, भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास ने दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी अभिज्ञान शकुंतलम गुप्त काल में लिखी थी। आगे देखिएगा, पूरे विश्व में दशमलव तथा शून्य का अन्वेषण जो है गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और नारायण भट्ट ने हितोपदेश की रचना की थी। आगे देखिएगा, रामायण व महाभारत का वर्तमान स्वरूप में गुप्त काल में ही दिखाई देता है। तो श्रीमद् भगवद गीता की रचना भी है इसी युग में मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे अपने गुप्त काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हमने आज चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर मेरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।